हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। विद्युत क्षेत्र पहला चैप्टर क्लास 12 का हम लोग कर रहे थे। उसमें जो हमने देख चुके हैं वो हैं आवेशन की विधियाँ, आवेशों के गुणधर्म और कूलाम नियम। आज हम देखने वाले हैं कूलाम नियम का सदिश रूप। प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था, थोड़ा देख लेते हैं। कूलाम साहब जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में हमें आइडिया दिया था, उसका परिमाण वगैरह बताया था। उन्होंने कहा था कि जो फोर्स लग रहा है, अगर दो चार्जेज Q1 एंड Q2 है तो उस पर जो फोर्स लगता है, मान लो Q1 पर फोर्स लगा रहा है Q2 और Q2 पर फोर्स लगा रहा है Q1, वो जो फोर्स होता है F21 परिमाण में तो इक्वल होता है, उसकी वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, इसको मैं F मान लो एक टाइम के लिए। और हमने देखा था कि मीडियम में जो फोर्स होता है वो होता है वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन R, या फिर कुछ बुक में आपको मिला सकता है K। ये पैरावैद्युतांक होता है जिसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम पे अलग अलग होती है। सबसे ज़्यादा फोर्स वैक्यूम में होगा, बाकी किसी में फोर्स कम ही होगा। और कितना होगा, K टाइम। जैसे कि एक Q1 और Q2 फोर्स, दो चार्जेज हैं, इनके बीच में फोर्स है F, और उनको ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसका पैरावैद्युतांक यानी जिसका एप्सिलॉन R जो है वो 80 है, तो अब जो फोर्स हो जाएगा वो F/80 हो जाएगा। अगर इन्हीं को ऐसे मीडियम में डाल दिया जैसे जहाँ पर कोई धातु है यानी पैरावैद्युतांक इनफाइनाइट है, तो F/इनफाइनाइट यानी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से माध्यम में जो है फोर्स अफेक्ट होता है। चलिए साहब, आज हम लोग देखने वाले हैं कूलाम नियम का सदिश रूप। कूलाम नियम का सदिश रूप। तो इस तरह से एक तल है XY, इसमें दो आवेश Q1 और Q2 रखे हुए हैं। Q1 का स्थिति सदिश R1 है, ठीक है। स्थिति सदिश मतलब मूल बिंदु से इस आवेश की स्थिति बताने वाला R1 है, और Q2 का स्थिति सदिश जो है वो R2, यानी Q2 की मूल बिंदु से स्थिति बताने वाला Q1 से Q2 की ओर अगर मैं कहूं विस्थापन सदिश या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको मैं कह दूं R, क्योंकि ये 1 से 2 की ओर, देखो तीर किधर है, 1 से 2 की ओर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं R12 वेक्टर। यानी ये विस्थापन सदिश है किधर, 1 से 2 की ओर। सेम ऐसा कैसे एक विस्थापन सदिश इधर भी होगा, लेकिन ये किधर है, 2 से, क्योंकि इसकी टेल 2 पे और हेड 1 पे है, तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर। ये विस्थापन सदिश सबका यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक बार फिर। R1 Q1 का स्थिति सदिश, R2 Q2 का, इसका मतलब जो ऊपर लिखा हुआ वही स्थिति सदिश, R12 Q1 से Q2 की और विस्थापन सदिश, और R21 Q2 से Q1 की और विस्थापन सदिश। ये आपको
पता होना चाहिए। सबसे ऊपर लाइन लिखोगे, माना दो आवेश Q1 तथा Q2 XY प्लेन में चित्रानुसार रखे हुए हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पर, माना Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश चित्रानुसार XY तल में रखे। बाकी ये चीजें। अब आपको पता है कि अगर मैं दोनों की प्रकृति सेम मान लूं कि दोनों धनात्मक है दोनों ऋणात्मक है, तो दोनों पे फोर्स लगेगा और प्रतिकर्षण लगेगा। तो इस तरह से फोर्स बता देते हैं। देखो Q1 लगाएगा Q2 पर, मैंने अभी बताया था पिछले क्लास में। कैसे लगाएगा, इस तरह से F2 पे लगा रहा है, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है। वैसे के वैसे F1 पे लगा रहा है कौन, 2। ये इस तरह से। चलिए साहब, यहां तक तो कोई दिक्कत। अब अगर मैं लिखना चाहूं, कोई भी सदिश को लिखने का तरीका होता है, सदिश को लिखने का तरीका होता है परिमाण और मल्टीपल में करना होता है दिशा को। तो अगर मैं लिखना चाहूं F12 वेक्टर में, तो परिमाण तो अपने को पता है, परिमाण क्या है, K Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी है, R12 का स्क्वायर। ये तो परिमाण आ गया, ठीक है। इनटू दिशा अपने को लिखनी है, और दिशा क्या होगी, देखो 1 2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये वाला लेते हैं 2 1। वैसे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इधर की बात कर रहे हैं ना, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। 1 2 ये वाला फोर्स, ठीक है। तो दिशा कौन सी, दिशा ये है ना। 1 2 किस दिशा में है, 1 2 भी इधर है, तो दिशा ये लेंगे। और दिशा क्या हो जाएगी, R21 का कैप। क्योंकि किसी भी सदिश की अगर दिशा निकालनी है, यानी इकाई सदिश जिसको बोलते हैं, इकाई सदिश, इस साथ में कॉपी में लिखते रहना, वो होता है सदिश बट्टे सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण, है ना। तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हो आराम से। चलिए इसको थोड़ा और रीअरेंज करके लिख सकते हैं। F12 इक्वल्स हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, और साथ में हो जाएगा R21 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। सदिश बट्टे सदिश का परिमाण, ये सदिश R21 कैप निकालना ना, इकाई सदिश, तो R21 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड, क्योंकि सदिश बट्टे सदिश का, ठीक है। तो यहां पर F12 आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब, साथ में R21। यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 आया, देखिए। क्योंकि देखो 1 2 इसी डायरेक्शन में है, तो दिशा भी यही वाली लेंगे, और ये वाला इकाई सदिश लेंगे। चलिए ऐसे के ऐसे इसी प्रकार आप लिख सकते हो F21 क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब। क्योंकि F21 इधर वाला है तो दिशा ये वाली लोगे 1 2 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर, ये आ गए। तो चलिए सर, ये दोनों। अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन को पॉज करके ऊपर वाली चीज को नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूं। अब यहां पर देखिए R12 इधर है, यानी R12 का मैग्नीट्यूड बराबर है R21 के मैग्नीट्यूड के। तो मैग्नीट्यूड वाली चीजें तो बराबर हो जाएगी। ये
लेकिन R12 जो है वो माइनस टाइम ऑफ R21 है, देख लीजिए, क्योंकि ये R12 इधर है इस डायरेक्शन में देखिए, और R21 इधर है इस डायरेक्शन में, यानी दिशा में विपरीत है। यानी मैं कह सकता हूं कि ये 21 और इसमें 12, सिर्फ फर्क किसका है, माइनस का फर्क है, यानी F21 बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ F12। F21 किसके बराबर है, माइनस ऑफ F2, यानी परिमाण तो दोनों के बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है। माइनस का मतलब कि एक इधर लग रहा है तो दूसरा बिल्कुल इधर लगेगा। आप ऐसे लगा दो Q1 माइनस का और Q2 प्लस का, तो देखो ये वाला इसको आकर्षित करेगा इधर, ये वाला इसको आकर्षित करेगा इधर, अभी भी विपरीत है। तो हमेशा परिमाण में विपरीत और दिशा, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत। यानी मैं लिख सकता हूं कि दोनों बल परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत, अतः न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते हैं। ये विशेषताएं हैं इसकी, ये विशेषताएं हैं इसकी। एक और विशेषता इसकी, ये Q1 है और ये Q2 है और इनको मिलाने वाली रेखा ऐसे है, तो फोर्स भी इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेंगे इस तरह से, F12 और F। अगर ये Q1 इधर है, Q2 इधर है और Q3 इधर है, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश फोर्स लगेगा ऐसे, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश फोर्स लगेगा ऐसे, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश फोर्स लगेगा ऐसे। यानी हमेशा ये फोर्स दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। कभी भी ऐसा नहीं कि Q1 इधर है और Q2 इधर है और फोर्स जो है इधर लग गया या ऐसे लग गया लंबवत, नहीं, हमेशा इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा। ठीक है, तो यहां पर एक प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, दोनों बल हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगते हैं, अनुदिश लगते हैं, अतः यह केंद्रीय बल है, केंद्रीय या फिर बल हमेशा नहीं, तो दोनों मतलब दोनों छोड़ दे, वो समझ जाएंगे लोग कि एक दूसरे पे लगा रहा तो दूसरा पहले पे भी लगाएगा। अतः ये केंद्रीय बल, ये भी पूछा जाता है। एक और, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की वजह से बल आता, आगे आप पढ़ोगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, वो एक संरक्षित क्षेत्र होता है। तो तीसरे प्रॉपर्टी आप लिखोगे, कूलाम बल एक संरक्षी बल है, संरक्षी बल है। कूलाम बल कैसा है, एक संरक्षी बल है, अतः इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, अतः संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, अतः इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। चलिए साहब, तो ये हमने आज कूलाम नियम के बारे में पढ़ा और उसके कुछ गुण धर्म भी हमने देखे।
और भी गुणधर्म हैं, आगे आते रहेंगे, धीरे धीरे बताते रहेंगे, उसकी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। बस जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करें और बुक के जो भी सवाल वगैरह इनसे रिलेटेड है उनको लगाते रहें। यानी गुलाम बल अगर विद्युत जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, स्थिर विद्युत बल है, मान लो कि ये ए से बी तक आप आ रहे हो, दो रास्ते, ये इस रास्ते से आए, चाहे ऐसे आए, चाहे ऐसे आए, चाहे घूम के ऐसे आए, हमेशा वर्क डन इक्वली होगा, वो पथ पर निर्भर नहीं करेगा। चलिए सर, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो संरक्षी बल है। ओके, अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब अध्यारोपण के सिद्धांत का बेसिक आपको यही समझना है कि किसी भी आवेश पर अगर फोर्स लग रहा है, मान लीजिए Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Q4 की वजह से जो फोर्स लग रहे हैं ना, इन सारे फोर्सेस को आप जोड़ दो, और क्योंकि ये एक वेक्टर है तो वेक्टर को वेक्टर के नियमानुसार जोड़ा जाता है, ये पता होना चाहिए। वेक्टर को जोड़ने के लिए वेक्टर के नियम यूज किए जाते हैं, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते आप कभी भी। तो अध्यारोपण का मतलब ये होता है कि सबको जोड़ देना, जो भी इंडिविजुअल चीजें आ रही उनको जोड़ दो। अगर वो वेक्टर है तो वेक्टोरियली ऐड कर दो, स्केलर है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, यही अध्यारोपण। अध्यारोपण का मतलब ये होता है जोड़ देना। वेक्टर है तो वेक्टोरियली और स्केलर है तो डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो। चलिए साहब, तो उससे पहले एक छोटी सी बात जो आपको बताना है कि मान लीजिए कि Q1 आवेश है, यहाँ पे रखा हुआ है, और इधर अलग अलग आवेश है। मान लीजिए Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Q5 है, ठीक है। मान लीजिए कि Q1 पर Q2, मान लीजिए इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये तो पता होना चाहिए, पर ये फोर्स लगा रहा है Q2 इतना, कितना लगाएगा भाई साहब, 1 पर लगा रहा है, 2 लगा रहा है, F2 इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है। मान लें कि ये 10 न्यूटन लगा रहा है, ठीक है सर। मान इनको बाद में पिक्चर में लाते हैं, थोड़ी कहानी इंटरेस्टिंग हो जाए। अब यहाँ पर एक Q2 आवेश आ गया, उसको पिक्चर में लाए, इसको यहाँ पे लाके रख दिया। अब गुलाम साहब ने कहा भाई दो आवेशों के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण होगा। अब पहले तो इन दोनों का आकर्षण था, अच्छा बन रही थी दोनों में, दोनों बड़ी जगह से आकर्षित हो रहे थे। अब ये आ गया तो क्या हुआ, इसने भी इस पे फोर्स लगाया, है ना। किधर लगाया, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इधर लगाया। कितना, F1 पे लगाया किसने, ये 3 कर दिया, 2 तो लिख दिया ना, F1 3, ठीक है, बढ़िया चल रही लाइफ, कोई दिक्कत नहीं। पहले कितना फोर्स लग रहा था, 10 न्यूटन। अब देखा गया कि जब ये Q3 आया, मान ली Q3 ने 20 न्यूटन फोर्स लगाया, लेकिन ये 10 न्यूटन चेंज नहीं हुआ। इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन, वो इस Q3 के आने से चेंज नहीं हुआ, वो अभी भी 10 न्यूटन ही लग रहा था। यानी F12 की वैल्यू चेंज नहीं हुई, मतलब इन दोनों के बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा था वो अभी भी उतना ही लग रहा है तीसरा आवेश आने के बाद भी। ये 10 न्यूटन है, ये इसका 20 न्यूटन है। फिर ये आया 4। अब इस 4 ने भी इस पर फोर्स लगाया, मान लीजिए इधर लगाया, F1 पर किसने लगाया, 4 ने, मान लीजिए 15 न्यूटन। लेकिन अजीब बात है कि पहले जो इन दोनों के बीच में 10 न्यूटन लग रहा था, इसके और इसके बीच में, वो अभी भी 10 न्यूटन बरकरार है। ये इस पे 10 न्यूटन लगा रहा तो ऑब्वियसली इस पे भी 10 न्यूटन लगेगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके बीच में 20 लग रहा था, वो अभी भी बरकरार है, ये 15 और लगने लग गया, इन दोनों के बीच में फिर 15 लगने लग गया आपस में। यानी दो आवेशों के मध्य बल जो है वो किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। आप अगर इनको हटाना चाहो, आप अगर मान लो कि Q3 को हटाना चाहो तो Q3 को हटाओगे ना तो वो चलो Q3 की पिक्चर खत्म, खेला खत्म। वैसा जब इनका 10 वाला अभी भी लगेगा, इनका 10 न्यूटन अभी भी रहेगा जो पहले लग रहा था, इनके बीच में 15 न्यूटन लग रहा है वो अभी भी रहेगा। आप है ना इसको हटा दो,
1000 चार्ज ले आओ, लेकिन जो इंडिविजुअल फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है ना वो चेंज नहीं होगा, नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। क्योंकि भाई नेट पहले इसमें 10 न्यूटन था, अब 10 न्यूटन इधर है और 50 न्यूटन इधर है। मान लेते हैं कि इनके बीच में 90 डिग्री का अगर एंगल होता तो ये दोनों फोर्स वेक्टोरियली ऐड हो जाते हैं, मतलब है ना। वेक्टोरियली कैसे ऐड करते हैं वो भी बताऊंगा, दो वेक्टरों को कैसे ऐड करते हैं, आप 11th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे, अभी बता दूंगा। तो इस तरह से नेट कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल जो फोर्स लग रहा है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। तो आप एक चीज लिख दीजिए अपनी कॉपी में, दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल तीसरे आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है, वो हमेशा उतना ही लगता है, चाहे आवेश आओ, है ना। ये बात है, और इसी का यूज करेंगे हम अध्यारोपण के सिद्धांत। अब देखो, बहुल आवेशों के मध्य बल है, वही वाली बात है, ये Q1, ये Q2, ये Q3, 3 बता देते हैं, वैसे तो भले 1000 बताओ कोई मतलब तो रहता नहीं है। इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है F12 और इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है F13, है ना। इस तरह से अलग अलग आवेश आप 5, 6, 10, 15 ले लो और सब पे इस तरह से। तो किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होगा। यानी Q2 Q1 पर 10 न्यूटन लगा रहा था, वो अभी भी 10 न्यूटन ही लगाएगा, चाहे Q4 आ जाए, Q5 आ जाए, Q6 आ जाए। जैसे Q3 अगर 15 न्यूटन लगा रहा है तो बाकी कितने आवेश आओ चले जाओ, इनका आपस में 15 न्यूटन ही रहेगा। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? किसी भी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण, एक के है यहाँ पर, अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। किसी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण बल उस पर लगे सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही कूलाम नियम में अध्यारोपण का सिद्धांत है। उसमें एक चीज पहले ये भी लिख सकते हो साथ में अध्यारोपण के सिद्धांत में, कि किसी एक आवेश पर लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति या अनुपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। अनुपस्थिति से तो वैसे भी प्रभावित नहीं होता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पहले कोई लाएं फिर इसको हटा दें, तो वो हो सकता है, वहाँ पर वो शब्द भी लिखा जा सकता है। तो अन्य कोई आवेश हो या नहीं हो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब यहाँ पर माना एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2 और एक आवेश है Q3। Q2 के कारण Q1 पर फोर्स लग रहा है F21, Q3 के कारण Q1 पर फोर्स लग रहा है F13। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये दोनों सदिश है, ठीक है। इसका स्थिति सदिश R2 है, क्योंकि ये 2 है तो 2 से, इसका R1 है और इसका R3। चलिए सर, किसी एक आवेश Q1 पर अन्य दो आवेश Q2 और Q3 के कारण बल जिसमें प्रत्येक आवेश पर लगे बलों के सदिश संयोजन से प्राप्त किया जा सकता है। इस Q1 पर जो फोर्स लग रहा है वो इस Q2 और Q3 के कारण जो भी फोर्स लग रहे हैं उनके सदिश योग के बराबर हो सकता है, क्योंकि ये अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। इस प्रकार Q2 और Q1 के कारण को F12 से निरूपित किया जाता है। और ठीक है, वो वही चीज़ है जो यहाँ पर लिखी हुई। क्या कह रहा है कि Q2 का Q1 पर जो फोर्स है वो F21 से निरूपित करेंगे और Q1 पर Q3 के कारण जो फोर्स है उसको F13 से निरूपित करेंगे। अब अगर मुझे निकालना है Q1 पर कुल बल या Q1 पर परिणामी बल, ये ज़्यादा शब्द फिजिक्स में अच्छा रहता है, नेट फोर्स, परिणामी बल, तो क्या हो जाएगा? फोर्स Q1 आएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 पर 2 के कारण फोर्स, प्लस फोर्स
ऑन 1 ड्यू टू 3 के कारण फोर्स, यानी एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो इस पर कुल फोर्स आ जाएगा। यही तो कह रहा था परिणामी अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कह रहा है कि एक आवेश पर जो बल लग रहा है वो अन्य सभी आवेशों के बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो सारे बल लग रहे हैं, इस पे जोड़ दिए। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हो आप। कैसे लिख सकते हो? F1 को कैसे लिखोगे आप? इसको लिखोगे F को लिखोगे K12 है तो Q1 Q2 अपॉन ये यहाँ से देखो 2 से 1 की ओर है, देखिए ध्यान रखिए किधर है फोर्स, ये वाला ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा R21 वेक्टर। तो आप इसको लिख सकते हो R21 का, अभी पीछे निकाला था हमने, ये क्यूब आएगा और सदिश कौन सा आएगा? R21 का सदिश आएगा कि नहीं आएगा? R21 सदिश प्लस ये सदिश रूप में अगर लिखना है तो K13 है तो Q1 Q3 अपॉन R, देखो 13 है, देखो यहाँ से इधर वाला है 1 पे 3 के कारण ये वाला फोर्स है, तो सदिश भी इधर वाला लेंगे यानी Q3 से Q1 की ओर सदिश, यानी 3 से 1 की ओर सदिश, और इसका लिखेंगे क्यूब, और साथ में देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं R31 का वेक्टर, जो अभी हमने सदिश रूप लिखा था ना वही चीज यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर यहाँ पर मैंने तो 2 के लिए बताया, आपको अगर ज़्यादा शौक हो तो एक और फोर्थ ले लेना, Q4 ले लेना, साथ में आ जाएगा K Q1 Q4 R41 का क्यूब इंटू R41 का वेक्टर। तो इस तरह से आप बहुत सारे लिख सकते हो। ये नेट फोर्स आ जाएगा Q1, ये सदिश रूप में। ध्यान देना सदिश योग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सदिश योग कर रहे हैं तो इस तरह से अध्यारोपण का सिद्धांत हम समझ सकते हैं। चलिए एक सवाल करते हैं, uns आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये सारा पार्ट। यहां पर एक आवेश है Q, इधर भी आवेश Q है और इधर भी आवेश Q है, ये दूरी भी A है, ये दूरी भी A है और ये दूरी भी A है। मैं कह रहा हूं कि इस पर कितना फोर्स लगेगा, 2 आवेश कौन कौन से, इसके और इसके कारण। तो इन दोनों के कारण अगर मैं इसको लिख दूं 1, इसको लिख दूं 2 और इसको लिख दूं 3, तो 1 2 की वजह से फोर्स इधर लग जाएगा, F2 पर लगा रहा है, ये 2 है ना, कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है, और ये 3 और ये 2 है, तो देखो जिस पर लग रहा है वो तो आगे आता है, 2 पर लग रहा है, कौन लगा रहा है? 3, वो इधर लगे क्योंकि दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा के अनुदिश। अगर ये एंगल मान लेते हैं थीटा है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी ये 60 है, तो ये भी 60 है और ये भी 60, समबाहु त्रिभुज है, तो ये कौन 60 तो ये भी 60, यानी अब फोर्स कितना आ जाएगा? नेट फोर्स जो आएगा F नेट परिणामी होएगा F21 वेक्टर प्लस F23, बस ये ध्यान। दो सदिशों का परिणामी निकालना, F21 होगा कितना? ये होगा K Q1 Q2, लेकिन Q तो दोनों में सेम ही है, ये भी Q तो K Q स्क्वायर बट्टे बीच की दूरी ये A है तो A का स्क्वायर, ऐसे कैसे ये भी सेम होगा, ये होगा K Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर, क्योंकि ये भी Q है और ये भी Q है, बीच की दूरी A है तो A स्क्वायर, यानी फोर्स इक्वल है दोनों में। तो मैं इसको मान लेता हूँ F और इसको भी मान लेता हूँ F, तो दो फोर्स अगर F इधर और F इधर अगर थीटा एंगल पे हो तो परिणामी होता है F स्क्वायर F1 का स्क्वायर, यानी अगर मैं F1 और F2 लिखूँ यहाँ पर और थीटा एंगल पे हो तो हमेशा सदिशों का परिमाण कैसे निकालते हैं? परिणामी फोर्स जो आएगा वो आएगा F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये फॉर्मूला लिख देना, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा और इसका अंडर रूट, यानी अगर मैं इसमें निकालना चाहूँ तो इसमें तो F1 और F2 दोनों ही F है, तो यहाँ पे परिणामी जो आएगा F नेट अगर मैं इसको लिखूँ तो वो आएगा देखो F1 यानी F का स्क्वायर, F2 यानी ये भी F है तो F का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 यानी F1 F2 F इंटू F स्क्वायर और cos कितना आ जाएगा 60 डिग्री अंडर रूट में, तो F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस
ये 2f स्क्वायर कॉस 60 होता है 1/2 और इसका निकालेंगे अंडर रूट। तो ये 2 से 2 चला गया, 2f स्क्वायर और ये f स्क्वायर 3f स्क्वायर। तो f नेट जो आएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3f स्क्वायर या फिर हो जाएगा f नेट बराबर √3 और अंडर रूट से f स्क्वायर बाहर आ जाएगा f। इस तरह से निकाला जाएगा। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट कि दो समान अगर फोर्स है और 60 डिग्री पे है तो परिणामी हमेशा √3f आएगा और f की जगह लास्ट में वैल्यू रखना बहुत जरूरी है क्योंकि f क्या था, f था KQ² A²। तो आप लिखोगे परिणामी जो फोर्स आएगा लास्ट में f नेट वो लिखोगे √3 KQ² A²। क्योंकि f को मैंने छोटा कर दिया तो सारी जगह ये लिखते हैं KQ² A², लेकिन लास्ट में जो f माना था उसकी जगह मैंने ये कर दिया। तो ये आपका नेट फोर्स है। इस तरह से फोर्स निकाले जाते हैं कूलाम नियम, अध्यारोपण। ऐसे बहुत से सवाल आपको मिल सकते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं आपके मन की शांति के लिए, है ना। ये भी आएंगे आगे, अभी जो फोटो बने हुए थे चिंता न करें। एक फोर्स चार्ज है Q और दूसरा इधर यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, बीच की दूरी A है और ये चार्ज Q है। एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है वो भी Q है। पूछा इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो सीधा देखिए ये Q है तो यहाँ पर इन दोनों के कारण, है ना, तो इधर फोर्स लगेगा इन दोनों को मिलाने वाले के कारण, क्योंकि ये A है और ये भी दूरी भी A है। तो देखो फोर्स होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। अब Q1 और Q2 दोनों ही Q है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है और इसमें भी Q है, यानी आवेश बराबर है। दूरी ये भी A है ये है, तो सारे फोर्स इक्वल ही होंगे। तो मैं मान लेता हूँ F होंगे और F कितना होगा, F होगा K Q1 Q2 यानी Q का स्क्वायर, बीच की दूरी यानी A का स्क्वायर। तो ये फोर्स लगेगा इधर और इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश फोर्स लगेगा इसमें इधर, और बीच का एंगल मान लेते हैं 90 डिग्री, ये लंबवत है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फोर्स होगा, देखो परिणामी अगर निकालना है F नेट तो होता है F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और इसका क्या होता है F1 का स्क्वायर यानी F का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर यानी F का स्क्वायर, यानी फोर्स इक्वल है। 2F1 F है, F2 F है और cos 90 डिग्री। अब cos 90 तो हो जाता है 0, तो ये तो पावर वैसे ही खत्म हो गया। तो अंडर रूट में क्या बचेगा, F² 2F² बराबर ये अंडर रूट के अंदर बराबर F नेट। तो F नेट जो आएगा हो जाएगा √2F और F की जगह ये लास्ट में पुट कर दो, तो नेट फोर्स आएगा √2 KQ² अपॉन A², ये हो जाएगा। यानी दो समान फोर्स अगर 90 डिग्री पे हो तो आता है रूट, समान होना चाहिए, देखिए ये Q तब जाके ये होगा। अगर अलग अलग है तो फिर इस फॉर्मूले से यहाँ पर F1 कुछ अलग आएगा, F2 कुछ अलग आएगा और फिर हम निकालेंगे। तो ऐसे बहुत से होते, देखो पागल बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। ये पूछ ले आपसे कि इस पे चार्ज, इस पे चार्ज, इस पे चार्ज, इस पे कोई चार्ज, तो फिर इसकी वजह से इधर फोर्स, इसकी वजह से इधर फोर्स और इसकी वजह से इधर फोर्स, इन दोनों का सदिश योग। तो पहले किन्हीं दो का करो और फिर उनका परिमाण निकाल के इस तीसरे के करो। तो इस तरह से आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर होने चाहिए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी जहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र वगैरह के बारे में अध्ययन करेंगे।